Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. As you know, CBSE has changed the pattern now. In your exam, there will be objective type questions also. It can be in the form of MCQs, one-word answers, true, false, and even match the following if possible. So taking into this consideration, I have started the series of objective type questions also. To gain good marks in objective type questions, it is mandatory कि आपके जो concepts हैं वो clear होने चाहिए. So I will definitely try कि इसमें जो questions I have tried to include all the type of questions. इसके साथ में जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये concept और ज़्यादा clear करने की ज़रूरत है, that also I will explain in this video. Although I have made the separate videos of all the topics now, you can check the playlist and even I can provide you the link of those videos in my description also. So let's start with the first question. My first question is, what is the default value of a function that does not return any value? Means कि अगर मेरा कोई function उसमें मैंने कहीं पर return कीवर्ड नहीं लिखा, कोई भी value return नहीं कर रहा है, तो by default वो कौन सी value return करेगा? Have you tried to define a function like this? Let us just try now. Let me open my Python ideally. Now see here, I am defining a function. Function definition will start with the keyword def. Here suppose I am writing the name of a function. Let's suppose wish. और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया बेटा, लेट्स सपोज गुड मॉर्निंग. अब ये फंक्शन मेरा कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा ना, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया s, इस फंक्शन को कॉल किया और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ s की वैल्यू. अगर वो रिटर्न कीवर्ड के थ्रू लिखेंगे दैट मीन्स तो फंक्शन वही वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, जो मैं यहाँ रिटर्न के साथ लिखूंगी. बट इन केस अगर मैंने कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा, कोई फंक्शन मेरा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो उस टाइम पर देखो क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है बेटा, नन. दैट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इफ अ फंक्शन हैज नॉट एनी रिटर्न टाइप, कैन इट रिटर्न एनी वैल्यू? यस. अगर कोई फंक्शन मेरा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो कौन सी है बाय डिफॉल्ट बेटा, नन. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, पार्ट ए, नन. Now move on to the next question. Which of the following items are present in the function header? Function header means जो आपकी function का ये definition part है बेटा. This first statement. इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? Def keyword होता है. After that the name of a function and in the brackets if we want we can provide the arguments also. So अब options देखते हैं. Function name only. क्या फंक्शन हेडर में सिर्फ फंक्शन नेम होगा? नहीं, बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट. दैट मीन्स जो मेरे फंक्शन का हेडर है इट कैन कंटेन बोथ फंक्शन नेम एज वेल एज द पैरामीटर लिस्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन ब्लॉक? जब हम फंक्शन ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, तो कौन से कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं बेटा? डेफ कीवर्ड. और ध्यान रखना डी इसमें आपका क्या है बेटा, स्मॉल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट एरिया ऑफ मेमोरी वेयर द सिस्टम स्टोर्स द पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन कॉल? कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और उस टाइम पर जो मेमोरी में वो सब कुछ स्टोर कराता है, पैरामीटर्स हो गए, लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज हो गई, वो किस फॉर्म में स्टोर कराता है, हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैक. स्टैक जो है मेरा लीफो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू करेक्टली कंप्लीट द फंक्शन बॉडी. ये आपको बेटा फंक्शन की बॉडी गिवन है, आपको इसको कंप्लीट करना है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आएगी. पहले कोड समझते हैं. फंक्शन डिफाइन कर रखा है, फंक्शन का नेम क्या है बेटा, एफ, दिस नंबर, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल कर रखा है. यहाँ पर प्रिंट भी करा रहे हैं, मैंने नंबर क्या पास किया बेटा, 5. ये 5 यहाँ पर आ जाएगा.
तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रिटर्न नंबर, ये नंबर आपका विद इन कोट्स लिखा हुआ है. लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सिक्यूट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. हियर आई एम डिफाइनिंग द फंक्शन और उसमें हमने लिखा नंबर, और यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ रिटर्न नंबर, ठीक है. उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू क्या पास करी बेटा 5. तो अगर मैं रिटर्न नंबर लिख रही हूँ मीन्स मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, जो मैं विद इन कोट्स लिखूंगी. बट मुझे तो ये नंबर रिटर्न कराना है ना. अब सेकेंड ऑप्शन देखो क्या है, प्रिंट नंबर. अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नंबर लिख दूं तो 5 और साथ में नन. अब ये क्यों प्रिंट हो रहा है बेटा, अब मैंने यहाँ पर नंबर की वैल्यू पास करी 5 यहाँ पर आ गया. अब 5 उसने प्रिंट कर दिया. अब ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है, तो क्या रिटर्न करेगा, नन. इसलिए 5 के साथ नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हुआ बेटा, नन. और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट नंबर. अगर मैं विद इन कोट्स नंबर लिखूंगी तो क्या आएगा बेटा आउटपुट, यहाँ पर मैंने विद इन कोट्स लिख दिया. अब वो विद इन कोट्स लिखा है तो नंबर प्रिंट होगा और साथ में मेरा क्या प्रिंट हो गया, नन. अब लास्ट ऑप्शन मेरा क्या है, मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, रिटर्न नंबर. तो अगर मैं ये चीज लिखूंगी तो मुझे वो मेरा नंबर रिटर्न करके देगा. तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न नंबर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following function header are correct? अभी आपको सारी फंक्शन हेडर गिवन है, ठीक है. हमारे पास बेटा जो आपके कोर्स में है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कौन से होंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू मीन्स सपोज फंक्शन कॉल में मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स है, फंक्शन हेडर में भी मैं 2 लिख रही हूँ, मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू जब फर्स्ट में जाएगी, सेकेंड वाली वैल्यू सेकेंड में जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. अब इसमें देखो, जो अगर मैं कहीं पर डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करती हूँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देती हूँ, तो उसकी कंडीशन होती है वो मेरे ऑलवेज राइट मोस्ट साइड पर होंगे. जब तक मेरे राइट मोस्ट साइड में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, मैं अपने लेफ्ट साइड में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रख सकती, ठीक है. और एक कंडीशन क्या होती है कि पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करेंगे हम कॉल के टाइम पर, उसके बाद अगर हमने डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है तो वो. अब देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, फॉलोइंग हेडर्स आर करेक्ट. करेक्ट कौन से है, अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं तो राइट मोस्ट साइड पर कौन सा है, बी. क्या इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है, नहीं, तो दिस इज इनकरेक्ट. सेकेंड वाले में देखो बी आ गया बीच में, दैट इज ऑल्सो नॉट कंटेनिंग द डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी पार्ट. डेफ एफ इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 1, कि मैंने 3 वैल्यूज पास करी, 3 आर्ग्यूमेंट्स, और तीनों में अपनी वैल्यूज क्या पास कर दी, ठीक है, ए बी और सी के वैल्यूज. डी पार्ट भी आपका क्या है, इनकरेक्ट. क्यों, क्योंकि ये राइट मोस्ट साइड पर क्या है बेटा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर पैरामीटर पासिंग टू फंक्शंस. फंक्शंस में पैरामीटर पास करते हैं, आपने बताना है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट मीन्स इनकरेक्ट है. यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, कि हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं. एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है. हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को किसी भी ऑर्डर में पास नहीं कर सकते. जिस ऑर्डर में पास करोगे उसी ऑर्डर में वो ऊपर वैल्यू को रिसीव करेगा. यू कैन पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर, दिस इज करेक्ट. You can call a function with positional and keyword arguments. ठीक है, हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी बिफोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन अ फंक्शन कॉल. दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन एंड दिस इज करेक्ट, कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को हम सबसे पहले कॉल करेंगे, उसके बाद आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following function calls can be used to invoke the below function definition. ये आपको फंक्शन डेफिनेशन गिवन है. फंक्शन का नेम क्या है बेटा, टेस्ट. 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं. अब बताना है आपने कि इसमें से कौन सी डेफिनेशन जो है करेक्ट होगी इस फंक्शन को कॉल करने के.
फर्स्ट करेक्ट है, दिस इज द टाइप ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब इन एनी ऑर्डर जो हमने पढ़ा था, दैट मीन्स फर्स्ट जो 1 है वो A में जाएगा, 2 वो B में जाएगा, 3 विल बी पास टू C एंड 4 विल बी पास टू D। इसी प्रॉपर ऑर्डर में जाएंगे, इसीलिए हम इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि जिस पोजीशन पर, जिस इंडेक्स पर हमने लिखा है पोजीशन पर, उसी ऑर्डर में वो पास होंगे। अब नेक्स्ट देखो, टेस्ट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, इनकरेक्ट। सेकेंड बेटा अगेन इनकरेक्ट, डिफॉल्ट वैल्यू आपकी राइट मोस्ट साइड पर होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट वन इज माई करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शंस आर A एंड D। Now which of the following function calls will cause error while invoking the function definition? अब एरर किस किस में आएगा बेटा? B और C में। ठीक है, रीजन बीइंग दैट बेटा A इक्वल्स टू 1, ये आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया, तो 2 3 4 नहीं, बट मेरे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होने चाहिए? पहले पास करेंगे। अगर ये लिखा होता 2 3 4 A इक्वल्स टू 1, तो भी उसमें मिस्टेक होती। हमने सबसे पहले क्या लिखना है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या होगा? फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जाएगी, सेकेंड वाली वैल्यू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। Let me just show you this concept practically because this is important concept. वो सेम फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा बेटा टेस्ट नेम से और 4 आर्ग्यूमेंट्स है। यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। दिस इज माई फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं ये चीज लिख रही हूँ A इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये मेरा एज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वर्क करेगा यहाँ पर, और 2 3 4। नाउ इफ आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, तो इट विल जनरेट एरर बिकॉज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। बट हमेशा मेरा पहले क्या होना चाहिए? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और सॉरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, उसके बाद आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, तो देखो टेस्ट फंक्शन गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट A। अब इसका रीजन देखो कि मैंने क्या बोला? फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में, थर्ड वाली वैल्यू थर्ड में। तो जब इसके अकॉर्डिंग हम पास करेंगे, A में वैल्यू क्या आ गई? 2, और यहाँ पर भी मैंने A में क्या लिख दिया? एज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट 1 वैल्यू लिख दी। डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज हैं, दैट्स व्हाई इट इज जनरेटिंग द एरर। और जो मेरा करेक्ट है बेटा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को मैं किसी भी ऑर्डर में लिख सकती हूँ। सपोज आई एम राइटिंग D इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3 एंड A इक्वल्स टू 4। तो व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस, तो उसकी जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएंगी। अब क्या प्रिंट हुआ बेटा? 4 3 2 1 मीन्स A की वैल्यू 4, फिर B की वैल्यू 3, फिर 2 और फिर 1, इस तरीके से। Now move on to the next question. What is the result of this code? आपको ये कोड गिवन है, इसके बेस पर आपने आउटपुट फाइंड आउट करना है। Def function name is print double x. This is the argument. Print 2 raised to the power x. This is my exponentiation operator, means 2 raised to the power x. अब हमने print double फंक्शन कॉल किया, आर्ग्यूमेंट क्या पास किया बेटा? 3। तो यहाँ से ये 3 इस x में ट्रांसपास हो जाएगा, 2 raised to the power 3, that is 8. So my answer will be 8. Now next question, what is the order of resolving scope of a name in a Python program? जो हमारे पास अगर सेम नेम से वेरिएबल्स हो तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं बेटा? लेग्बी रूल, लोकल, एनक्लोजिंग, ग्लोबल, बिल्ट इन। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट इन माय डिस्क्रिप्शन आल्सो, सो इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द गिवन आर्गुमेंट टाइप्स कैन बी स्किप फ्रॉम अ फंक्शन कॉल? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कौन सी टाइप के आर्ग्यूमेंट को हम स्किप कर सकते हैं? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, बिकॉज अगर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को स्किप करेंगे तो फंक्शन हेडर में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू गिवन है, तो इट कैन कंसीडर दैट वैल्यू। तो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज को स्किप कर सकते हैं फंक्शन कॉल के टाइम पे। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड। Generally we are having two types of variables, local variables and global variables,
and the variables which defined outside the function definition is called my global variables. जो फंक्शन के बाहर हम डिफाइन करेंगे those are my global variables. So here I am writing now local variables. ठीक है, the variables defined out inside the function definition is called local variables. To resolve the scope of a name in Python, कौन सा रूल यूज होता है बेटा? Legby rule. And the full form of Legby rule is L stands for local, E stands for enclosing, G stands for global, and B stands for built-in. कि कोई भी वेरिएबल है सबसे पहले वो लोकल स्कोप में होगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी, नहीं है तो एनक्लोजिंग, देन ग्लोबल, और एट द एंड किसको प्रायोरिटी मिलेगी? बिल्ट इन वेरिएबल. इफ अ फंक्शन इज रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डैश. कि अगर मेरा फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? टपल के फॉर्म में. लेट्स एग्जीक्यूट दिस आल्सो प्रैक्टिकली. Suppose here I am having the function with name calculate. यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, ठीक है. यहाँ पर मैंने सपोज लिखा, हमने एडिशन किया a प्लस बी, फिर हमने a माइनस बी करा, फिर मैंने a मल्टीप्लाई b करा, और फिर मैंने a डिवाइड बाय b करा, ठीक है. और जब मैंने फंक्शन को यहाँ से कॉल किया, वैल्यूज पास करी 10 और 15. अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कोई एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, इस रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं पहले. प्रिंट रिजल्ट. व्हाट विल इट डू नाउ? इट विल डू द करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशंस. एक सेकेंड. सॉरी, रिटर्न a, b, c, d. तो मेरा जो फंक्शन है ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा, और वो कौन कौन सी है जो रिटर्न करेगा? d, e, f और g. वो वैल्यूज रिटर्न होकर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर करा दी. तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ये वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, और किसकी फॉर्म में रिटर्न कर रहा है बेटा? टपल की फॉर्म में. यहाँ पर ब्रैकेट्स देखो, और इफ आई वांट टू चेक कि कौन सी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो फॉर दैट आई एम हैविंग द टाइप फंक्शन. तो यहाँ पर हम लिख देंगे टाइप ऑफ रिजल्ट. तो अब वो किस टाइप की है बेटा? टपल. अगर आप चाहो तो यहाँ पर यू कैन राइट द 4 वेरिएबल नेम्स. सपोज आई एम राइटिंग S1, S2, S3, S4. तो अब अगर मैं इनको प्रिंट कराऊं, अब ये टपल की फॉर्म में नहीं होंगी, इंटीजर, और यहाँ पर ब्रैकेट्स भी नहीं है, ठीक है. ये चीज कब होगी? अगर मैं एक ही वेरिएबल ले रही हूँ और मेरे पास उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं. इवन अगर आपने कभी ट्राई किया हो, लेट मी शो यू वन मोर थिंग. यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया a, b इक्वल्स टू 2, 3. इसका मतलब आपको पता है a में वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2, और b में 3. बट अगर मैं लिख रही हूँ a इक्वल्स टू 2, 4 और 6, अब सोचोगे a में कौन सी वैल्यू है? तो a मेरा वो टपल क्रिएट हो जाएगा बेटा, सी. ठीक है, तो ये आपका एरर नहीं शो करेगा अगर मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 2, 4, 6. नो, वो आपका a क्या बन जाएगा? टपल, और उसमें ये वैल्यूज आपकी स्टोर हो जाएंगी. तो इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है बेटा? टपल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड. आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इसका बताना है, ठीक है. यहाँ पर लाइन नंबर्स गिवन है. अब देखो ये सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, ठीक है. जो मेरा कंट्रोल है वो सबसे पहले मेरा इस 1 स्टेटमेंट पर आएगा, इस स्टेटमेंट पर, ठीक है. उसके बाद यहां से वो कहां पर शिफ्ट होगा? 5 नंबर पे. तो मैं यहाँ पर इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल लिख रही हूँ बेटा. सबसे पहले वो इस स्टेटमेंट पे जाएगा, ठीक है. इसके बाद वो देखेगा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है, स्किप कर देगा. ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं, कमेंट भी वो इग्नोर करता है. तो फिर मेरा वो किस नंबर पर आएगा? 5th पे. तो पहले जब हम इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिखेंगे, पहले फर्स्ट नंबर पे जाएगा. लेट मी टेक दिस. पहले 1 पे जाएगा, फिर 5 पर जाएगा बेटा वो. 5 के बाद
प्रिंट फंक्शन है 6 पर जाएगा, 6 के बाद मैंने 7 पर जाएगा, वो 7 पर मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रखा है। तो अब मेरा वो दो स्टेट लाइन से एग्जीक्यूट होंगी 1 और 2। ठीक है, अब ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है। अगर रिटर्न कर रहा होता तो वापस से 7 पर आता, बट अब ये वापस से किस पर आएगा बेटा, 8 पर। तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होएगा, 1 देन 5 6 7 1 2 एंड देन 8। Now let's do another question of similar type. Now you have to tell the flow of execution of this program. अब इसका flow of execution देखो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले किस पर आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। Let's write it here. और यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 1 के बाद बेटा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्किप, उसके बाद 5 फंक्शन डेफिनेशन पार्ट, जो इसके अंदर के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको स्किप कर देगा। 8 मेरी ब्लैंक लाइन है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 9, ठीक है 9। उसके बाद 9 के बाद कौन सी लाइन पर जाएगा, 10 पे। अब 10 पर देखो मेरी क्या स्टेटमेंट है, रिजल्ट इक्वल्स टू कैलसी स्क्वायर प्लस पावर 3,3। दैट मीन्स पहले तो मेरा ये फंक्शन कॉल होगा कैलसी स्क्वायर, तो कैलसी स्क्वायर के बाद ये मेरा फंक्शन है, तो वो कहां पर जाएगा, 5 और 5 के बाद 6। अब 6 स्टेटमेंट में देखो मेरा दोबारा से पावर फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब पावर फंक्शन दोबारा यहाँ पर कॉल हो रहा है तो मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 एंड देन 3। अब 3 के बाद ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये वापस से कहां पर आ जाएगा, 6 स्टेटमेंट पर। ठीक है, 6 के बाद दोबारा से 7, अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब 7 के बाद ये वापस से यहाँ 10 पर आएगा, यहीं से हमने फंक्शन कॉल किया था। अब उसके बाद क्या है बेटा, पावर फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद पावर फंक्शन, दैट मीन्स 1 2 एंड देन 3 पावर फंक्शन। अब ये वैल्यू रिटर्न करे, किसको रिटर्न करेगा, रिजल्ट को। तो दैट मीन्स ये मेरा 10th स्टेटमेंट पे 10th लाइन पर दोबारा आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 11। ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले 1 देन 5 देन 9, 9 के बाद 10th में फंक्शन कॉल स्टेटमेंट 10, फिर कैलसी स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा 5 और 6। 6 में हमने पावर फंक्शन कॉल किया है, तो कंट्रोल आपका पावर फंक्शन पर जाएगा 1 2 एंड 3। इस 3 से रिटर्न होकर 6 पर आएगा, देन 7, ये इसको वैल्यू रिटर्न करेगा, प्लस दोबारा से 10 पर। ठीक है, 7 के बाद क्यों 10 पर, क्योंकि हमने पावर फंक्शन कॉल करना है। फिर 1 2 और 3 दोबारा से 10 पर आएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। आफ्टर दैट 11 लास्ट स्टेटमेंट। नाउ द पैरामीटर्स यूज्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। जो हम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में पैरामीटर्स यूज करते हैं वो मेरे कौन से टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। एंड द पैरामीटर्स यूज्ड इन द फंक्शन हेडर, जो फंक्शन हेडर में यूज होते हैं वो कौन से होते हैं मेरे, फॉर्मल पैरामीटर्स। नेक्स्ट है अ पैरामीटर हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर। अगर फंक्शन हेडर में किसी आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डैश आर्ग्यूमेंट कैन बी स्किप्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में हम कौन सा आर्ग्यूमेंट स्किप कर सकते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर रखी है, तो फिर वो जो है वही डिफॉल्ट वैल्यू को कंसीडर करेगा। नेक्स्ट इज डैश आर्ग्यूमेंट्स आर द नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स विद एसोसिएटेड वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। जो हमारे नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको इसका आउटपुट बताना है। अब देखो x की वैल्यू क्या है बेटा, 50। दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल। ये यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है बेटा, ग्लोबल वेरिएबल। अब फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल किया, x की वैल्यू पास की, यहाँ से x की वैल्यू क्या पास होगी, 50। अब वो यहाँ से 50 कहाँ पर आ गया बेटा, x में आ गया। तो अब यहाँ पर जो x की वैल्यू रिसीव की है उसने वो क्या रिसीव की है, 50। तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा, x is
50, x की वैल्यू 50 है। अब x की वैल्यू इसने क्या कर दी 2। अब चेंज लोकल x टू टू। अब जो मेरा लोकल वेरिएबल इसने क्रिएट कर लिया x, उसकी वैल्यू क्या हो गई 2। अब यहाँ पर जो x इज नाउ, अब क्या प्रिंट होएगी बेटा x की वैल्यू 50। अब x की वैल्यू 2 प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं प्रिंट होगी? क्योंकि अगर मेरे लोकल फंक्शन है ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, उसको चेंज करना है, सो फॉर दैट वी आर हैविंग द ग्लोबल कीवर्ड। अब इस फंक्शन ने अपना लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, इसने ग्लोबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसका वेरिएबल एक्सेस नहीं किया। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, x इज 50, चेंज लोकल x टू 2 एंड x इज नाउ 50। C कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रिंट फंक्शन में कैपिटल गिवन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, x इक्वल्स टू 50। नाउ दिस इज माय ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन हमने कॉल किया, यहाँ पर x आएगा बेटा, आई फॉरगॉट टू राइट हियर, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पास की, ठीक है। जो मेरा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैंने क्या पास किया, फंक्शन x, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा बेटा, x, ठीक है। दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पर जो मेरी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है बेटा, x। अब ग्लोबल x, दैट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, x इज 50, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। अब ये फंक्शन मेरा ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, तो जब इसने लिखा x इक्वल्स टू 2, तो ये जो चेंजेस होंगे वो मेरे ग्लोबल वेरिएबल में होंगे। अब यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करूंगी, चेंज ग्लोबल x टू क्या वैल्यू हो गई बेटा 2। अब जब वो फंक्शन के बाहर वैल्यू को प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ x इज, अब इस टाइम क्या प्रिंट होएगी 2, 50 प्रिंट नहीं होगी। रीजन बीइंग दैट कि अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ग्लोबल x। इस ग्लोबल x का मतलब कि जो मेरा फंक्शन है वो मेरा जो है ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब वो फंक्शन जो भी चेंजेस करेगा वो किस में हो जाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो अब जो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 लिखा था वो किस में चेंज हुआ, ग्लोबल वेरिएबल। I hope these questions, MCQs types, objective type questions and the concept related to these questions are clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you want to understand the detailed concept, I can provide you the link of those videos in my description also. You can watch it from there. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.